ऑल ऑफ यू। आज 5 दिसंबर 2020 और मैं मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, डायरेक्टर संबोधि आईएएस आईपीएस एकेडमी, मुंबई ठाणे। और संबोधि करियर एकेडमी के बारे में काफ़ी सारे मतलब जितने भी सेशंस हुए कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस के मिशन में, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो बेसिकली संबोधि करियर एकेडमी एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के ऑफिसर्स और जो एक सोशल कॉन्शियसनेस जिनमें है, ऐसे ऑफिसर्स क्रिएट करने का काम लगभग लास्ट 14-15 ईयर से कर रही है। और साथ ही साथ जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम है, सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, उसके तहत लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयर करना, लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में अवेयर करना, ऐसे काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स है यह संबोधि आईएएस एकेडमी इतने 14-15 सालों से कर रही है। और इसी कड़ी में मतलब हमारा जो अभी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम 26 नवंबर 2020 से आज अपना 10वां और अंतिम दिन है। और इस पूरे सेशंस में, कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस सेशन में, हमारी जो शुरुआत हुई थी फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट सेशन में हमारे जो मित्र है कालीचरण खत्तड़े साहब, वो आए थे और वो तेलंगाना कैडर के आईएएस है, और उन्होंने प्रियम्बल के ऊपर बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी। दूसरा मेरा खुद का लेक्चर हुआ था मूलभूत अधिकारों के बारे में। उसके बाद चित्रा लेले जो एसएनडीटी की प्रोफेसर है और एचओडी है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की, उनका वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लेक्चर हुआ। उसके बाद तीसरा और चौथा जो लेक्चर हुआ, मतलब चौथा और पांचवा संडे को, लास्ट संडे को, वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर अपेडा के लोकरे साहब, उनका एग्रीकल्चर पे हुआ। और उसी दिन दूसरा जो लेक्चर है, पांचवा जो लेक्चर है, वह सुभाष कामड़े सर जो कर्नाटका के हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, उनका हेल्थ इश्यू पे हुआ। उसके बाद 30 नवंबर को और 1 दिसंबर को डॉक्टर हेमंत त्रिपुड़े जो सोलापुर में कमिश्नर है प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के, उनका रिजर्वेशन पॉलिसी और फिर उसके बाद लेबर इश्यूज के बारे में लेक्चर हुआ। फिर हमारे उमेश सोनवणे साहब है डेप्यूटी कमिश्नर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट मुंबई, उनका सोशल जस्टिस इस विषय पे हुआ। और उसके बाद राइट टू एजुकेशन पे निसार खान साहब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर, और किरित कुड़वे साहब जो डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनका हुआ। और एस्टरडे, कल का जो 4 दिसंबर था, तो कल 4 दिसंबर को जो लेक्चर हुआ वो धनंजय वंजारी और मंचेकिप्पर साहब दोनों भी एक ही बैच में सिलेक्ट हुए। धनंजय वंजारी साहब का आईआरएस के लिए सिलेक्शन हुआ था, और मंचेकिप्पर साहब जो मेरे दोस्त है उनका आईपीएस के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो वो ज्वाइंट कमिश्नर है अभी, उनका कल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक जस्टिस एंड बिजनेस पावर, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे उनका कल लेक्चर हुआ। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम का आखिरी दिन है, और इस आखिरी दिन में फर्स्ट सेशन जो रहेगा, यह जो भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है उसके तहत जो सभी लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब जो यहाँ का कानून जो है, जो भारतीय संविधान से भारतीय संविधान जिसका रिसोर्स है, तो उस कानून व्यवस्था के बारे में आज मंचकिप्पर साहब जो है हमारे साथ बात करेंगे। और उसके बाद का जो सेशन रहेगा 8 बजे से लेके 8, सवा 8 बजे से लेके 9:30 तक का, वो हमारे दूसरे मित्र है डॉक्टर किशोर मानकर सर जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है नागपुर में, उनका रहेगा। तो मैं इस सेशन में मेरे बहुत ही करीबी मित्र मंचकिप्पर साहब, इनका स्वागत करता हूँ। मंचकिप्पर साहब जो है उनका सिलेक्शन जो है यूपीएससी थ्रू आईपीएस एज आईपीएस 2007-8 की बैच में हुआ। और संबोधि करियर एकेडमी का जो प्रशासक बना अभियान मैंने जो स्टार्ट किया था मुंबई, मतलब बेसिकली नागपुर से, और फिर उसके बाद मुंबई में, सो हम लोग दोनों साथ में और उसी मेंस में सर का सिलेक्शन हुआ था आईपीएस के लिए। तो जब मैंने मुंबई में क्लासेस स्टार्ट की थी, तो मेरे दादर के ब्रांच को सर भी काफी सारे जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो लेक्चर्स थे वो मंचकिप्पर साहब ने लिए थे। और हमारे काफी सारे फ्रेंड्स थे जो लोग उस समय मेरे साथ मेंस देने के बाद लेक्चर्स लेते थे। सो उसके बाद मंचकिप्पर साहब के जो एक छोटे भाई है डॉक्टर प्रवीण मुंडे, उन्होंने भी मेरे काला जोकी के ब्रांच में कोचिंग की थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आईपीएस बने थे। सो मंचकिप्पर साहब जो है उनका सर्विसेज में होने के बाद भी समाज से
एक लगाव है और सामाजिक दायित्व के साथ वो अपना जो उनका जो बीड़ डिस्ट्रिक्ट है, बीड़ और लातूर का जो रीजन है, उसमें वो आज भी काम करते हैं, उनको लड़कों को मार्गदर्शन करना। और बस 1.5-2 साल पहले ही उनका जब यहाँ पे डेपुटेशन बेसिस पे उनका यहाँ पे जब महाराष्ट्र में त्रिपुरा कैडर से उनका आना हुआ, तो उसके बाद उन्होंने उनके अहमदपुर गांव में मेरा एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम जो है यूपीएससी, एमपीएससी और बाकी एग्जाम्स के बारे में लिया था। और उस समय काफी सारे जो ग्रामीण विभाग से जो स्टूडेंट्स थे, करीब 500 की मात्रा में स्टूडेंट्स ने उस प्रोग्राम को अटेंड किया था। सो ऐसे मंचकिप्पर साहब जो है सामाजिक दायित्व के साथ स्टूडेंट्स को गाइड करना, अपने विभाग के स्टूडेंट्स को गाइड करना, और वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे बच्चों को गाइड करते हैं यूपीएससी एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं उनका संबोधि आईएएस एकेडमी जिसके शुरुआत में ही वो मेरे साथ थे दादर के ब्रांच में, उसमें उनका स्वागत करता हूँ। काफी साल के बाद ऑनलाइन के माध्यम से उनका जुड़ना संबोधि के साथ हुआ है और वो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। तो उनका स्वागत करता हूँ और उनको बाकी जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं ऑल इंडिया से, उनका भी स्वागत करता हूँ। और इस सेशन की जो कमान है मैं मेरे मित्र मंचकिप्पर साहब को सौंपता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम डियर, एंड नाउ ओवर टू यू। थैंक यू मंगेश। पहले तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी फैकल्टीज, अभी सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं पिंपरी चिंचवड़ कमिश्नरेट से मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैं अभी यहाँ डीसीपी जोन 1 पिंपरी चिंचवड़ के तौर पे काम कर रहा हूँ यहाँ। तो कल ही मंगेश जी का मुझे फोन आया, जो कि मेरे बहुत करीबी मित्र है और संबोधि एकेडमी से वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उनने अपना एक मिसाल खड़ा कर दिया है कि जैसे अगर आप सेलेक्ट भी ना हुए फिर भी आपका यूपीएससी का नॉलेज जो है कहीं ना कहीं काम आता है और समाज को बनाने में वो अपना योगदान दे सकते हैं। उनके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो उनने जब मुझे कल ही कॉन्टैक्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयरनेस के प्रोग्राम के अंदर मुझे पुलिस के बारे में थोड़ा बात करना है, तो हम दोनों भी कंफ्यूज थे कि हम टॉपिक क्या लेना है। तो बात करते करते यहाँ तक आ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ एंड ऑर्डर जो भी है उसी के तौर पे मुझे बात करना है। तो उनको मैं ना तो बोल नहीं सकता, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया है और आपके सामने मैं यहाँ आज मौजूद हूँ। तो सभी दोस्तों को यहाँ स्वागत है। जैसे आप पुलिसिंग एक सब्जेक्ट सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और आज जैसे मैं ऑफिस से आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ तो यूनिफॉर्म में ही हूँ, सो नेचुरली आपको एक पुलिसिंग का एक थोड़ा सा गैप भी है और एक थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लोगों में रहता है कि पुलिस में चलता क्या है, पुलिसिंग होता क्या है। तो डेफिनेटली उसी के बारे में हम बात करेंगे। बट आप जानते हैं कि चाहे पुलिसिंग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे या सोशल संगठन हो, कुछ भी हो, हम सभी जो जुड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन जिस महान हस्ती ने अपना योगदान देके बनाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से ही हम पूरा देश आज 70 साल के बाद भी एकजुट है, बल्कि आज एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। उसका पूरा श्रेय जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। जिस तरीके से, जिस सोच समझ से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हर समाज का इंटरेस्ट देखा गया है, हर समाज का वहाँ प्रेजेंस दिखाया गया है, तो उसके वजह से किसी को भी किसी सिस्टम के ऊपर भरोसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो बात अलग है। बट कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है, इसलिए हम आज एक भारत बन के खड़े हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफ इंडिया के अंडर जो पुलिस सब्जेक्ट है,
वो उसके बारे में आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगा। बेसिकली पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट सब्जेक्ट है। हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारा एक फेडरल सिस्टम है जिसमें सेंट्रल सूची होती है, स्टेट सूची होती है और दोनों का एक कॉमन सूची होता है। तो ये तीनों में से जो स्टेट सब्जेक्ट है उसमें आता है पुलिस। सो लॉ एंड ऑर्डर जो है ये पूरा सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है, जिसमें सेवंथ शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो सेवंथ शेड्यूल है उसमें उसका मेंशन किया गया है। और वो सब्जेक्ट रहेगा स्टेट लिस्ट में, जिसका पूरा स्टेट का जिम्मेदारी है उस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहेगा, कानून कैसा रहेगा। इसके चलते तो उसमें सेंटर का क्या रोल है। बेसिकली सेंटर जो स्टेट को एनकरेज और एम्पावर करती है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक से मेंटेन करे। बेसिकली वो फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, बेसिकली उसको मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स इसी के अंदर फोर्स करती है, इसी के अंदर सपोर्ट करती है। उसके अलावा पुलिस को जिस तरह के हर चीज की जरूरत पड़ती है, जैसा पुलिस सब्जेक्ट स्टेट का भी हो तो उसका इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट कनेक्शन, इवन रादर इंटरनेशनल कनेक्शन भी होता है। तो उस कनेक्शन का जो इनपुट है, पर्टिकुलर जो इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस देने का बहुत बड़ा कार्य जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। तो इसलिए बहुत सारे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस आप देखते होंगे, बहुत सारे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सेंटर पे भी काम करती है और उसका असिस्टेंट स्टेट को भी मिलता है। जस्ट फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, आईबी जो है वो टोटली सेंटर के अंडर काम करती है, बट उसका जो इनपुट है तो स्टेट को बहुत मायने रखता है और बहुत टाइम टू टाइम आईबी से स्टेट पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है, इंटेलिजेंस मिलता है, और उसी के ऊपर हम स्टेट लेवल का क्राइम हो या नेशनल लेवल का क्राइम हो या इंटरनेशनल लेवल का क्राइम हो, उसी को डिटेक्ट करने में, उसी को रोकने में कामयाबी हमके सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है। तो सेंटर एंड स्टेट, अगर स्टेट पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट होने के बावजूद सेंटर को और स्टेट को बहुत ही हाथ में हाथ मिला के काम करना पड़ता है। जैसा सीबीआई है, एनआईए है, तो उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सभी जो है स्टेट को असिस्ट करती है और उस असिस्टेंस से स्टेट अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। सो दिस इज जस्ट एन ओवरऑल व्यू मैंने आपको दिया कि फेडरल सॉरी खालीच नाही दी। तो इसमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद पुलिसिंग एक पैन नेशनल उसका एक नेचर है और उसकी तरह से हमारे पुलिसिंग काम करता है। स्टेट लेवल पे जब हम काम करते हैं या बेसिकली पुलिस स्टेट पे काम करती है तो हमारा पुलिस का प्राइम टारगेट क्या होता है या प्राइम हमारा जो गोल है, जो प्राइम पुलिसिंग का जो उद्देश्य है वो बेसिकली क्या होता है। तो पहले तो हम किसी भी क्राइम को, पुलिसिंग का पहला उद्देश्य होता है कि उसको प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अगर वो प्रिवेंट नहीं हुआ तो उसको रजिस्टर करे, केस को रिकॉर्ड में ले ले, वो क्राइम को रिकॉर्ड में ले ले। रिकॉर्ड करने के बाद उसको फिर हमको डिटेक्ट करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो प्राइमरी हमको तीन ही हमारा मेन उद्देश्य होता है जो पुलिस की लेवल पे होता है। जो पहला है आपको क्राइम को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट नहीं है तो उसको रिकॉर्ड में लेना है, उसको रजिस्टर करना है एंड देन उसको इन्वेस्टिगेट करना है। ये होने के बावजूद ये है हमारा कोर पुलिसिंग। ये होने के बाद फिर हमको उसको प्रोसिक्यूशन तक लेके जाना है, जैसे कि जिसकी वजह से क्रिमिनल को हम फाइनल कंक्लूजन तक, जो भी उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको प्रोसिक्यूट करना है, उसको अगर सजा देना है, उसको अगर हमको पनिशमेंट करना है तो हमको प्रोसिक्यूशन उसको करना पड़ेगा। और ये प्रोसिक्यूशन का एक अपना अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट होता है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है और उसमें
जुडिशरी होती है। तो ये जो क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम जो है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पुलिस एक बहुत अभिन्न अंग है। और अंत तक मतलब क्राइम को और क्रिमिनल को अंत तक लेके जाने में, उसको सजा देने में पुलिस का बहुत अहम रोल होता है। इसलिए समाज में पुलिस एक बहुत ही सेंटर स्टेज पे है। हर चीज में आपको चाहे कुछ भी हो, पुलिस को आपको हेल्प लेना ही पड़ता है, या पुलिस का प्रेजेंस हर जगह होता है। और समाज को मेंटेन करने में पुलिस एक बहुत अहम रोल निभाती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है पब्लिक ऑर्डर, जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर जो बोलते हैं। तो लॉ तो जो है कि क्राइम होने के बाद तो उसको हमको क्रिमिनल को पकड़ना है, उसको सजा देना ही है। बट जनरली पब्लिक ऑर्डर जो होता है वो बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। मतलब कोई क्राइम होता नहीं है, फिर भी अगर पब्लिक डिस्टर्ब है तो उस पब्लिक ऑर्डर को हमको लाने में, जैसे कि जब भी हम राइटिंग सिचुएशन देखते हैं, जिसके हम डिस्टर्बेंस का सिचुएशन देखते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि यहाँ इंसर्जेंसी है, वहाँ वहाँ नक्सलिज्म है, वहाँ एक्सट्रीमिज्म है। तो ऐसी जगह में इमिडिएटली क्राइम हमको दिखता नहीं है, बट पब्लिक जो है अंडर प्रेशर रहती है। पब्लिक ऑर्डर जो है, हर काम ऑर्डर के हिसाब से, नियम के हिसाब से होने नहीं दिया जाता है। तो उस टाइम में उस ऑर्डर को ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में पुलिस को उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है, जिसको जो इनडायरेक्टली या अंडरग्राउंड होके हमारा पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है। इसलिए पुलिस का खाली केस इन्वेस्टिगेट करना या केस रजिस्टर करना यही काम नहीं है। उसके बावजूद भी ओवरऑल शांतता रखने में, ओवरऑल पीस रखने में पुलिस का भी बहुत अहम रोल होता है। इसलिए भी आप समाज में पुलिस बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली अभी तो पुलिस के तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, उसमें हम दिन भर भी हम बात करें तो खत्म नहीं होगा। बट जो पब्लिक से कंसर्न है और जो आज का मुझे सब्जेक्ट दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पुलिस, उसका क्या रोल है, उसका दोनों का मतलब तालमेल रख के हमको कैसा हेल्प किया जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट रख के विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री पुलिस कैसा काम पुलिस कैसी काम करती है, ये आपको मैं थोड़ा कुछ इसमें बताने का कोशिश में आपको करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कोई भी क्राइम होने के बाद अगर उस क्राइम को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है तो यू हैव टू स्टार्ट विद द FIR, you have to start with the FIR under 156 CRPC। ये आपको आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन अगर कॉग्निजिबल है, दखल पात्र है, उसका अगर दखल लेना जरूरी है, तो उस दखल पात्र इंफॉर्मेशन को हम FIR में कन्वर्ट करते हैं। जो भी आपका पहला आपका एलिगेशन है, जो भी आपका पहला कंसर्न है, उसको दैट विल बी रिड्यूस इनटू द FIR फॉर्मेट, एंड वो FIR रजिस्टर हो जाता है। FIR रजिस्टर होना मतलब आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपका एंट्री है। जब तक FIR रजिस्टर नहीं होता है तब तक आप कानून का आप सहायता नहीं लेते हैं, या कानून के दायरे में आप आके उसको आगे केस को लेके नहीं जाते हैं। इसलिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में FIR तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में सॉरी हमारा CRPC के 156 सेक्शन के अंडर से हमको हक मिलता है कि कोई भी कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन आपका है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके अगेंस्ट में हम जाके FIR रजिस्टर कर सकते हैं। वंस FIR रजिस्टर्ड तो कॉमन इंसान का या कॉमन पब्लिक का एक ही कंसर्न रहता है, हमारा FIR रजिस्टर हो गया मतलब उसका काम हो गया। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट द फैक्ट। FIR रजिस्टर हो गया, काम नहीं हुआ, दैट इज जस्ट एन इनिशिएटिव, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द गेटिंग जस्टिस। सो ये स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपका FIR रजिस्टर हो गया, FIR रजिस्टर होने के बाद अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए हैं।
सो उस अमेंडमेंट में, अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट में है, उसमें सभी केसेस में अरेस्ट नहीं होता है, सभी केसेस में अरेस्ट नहीं होता है। तो आपको देखना पड़ता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है क्या नहीं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसका एफआईआर होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो उसका नॉन एफआईआर प्रोसिक्यूशन होता है। वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ना होके उसका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास उसका प्रोसिक्यूशन होता है। इसलिए वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नहीं आता है वो। तो इसलिए आपका अगर एफआईआर रजिस्टर हो गया तो फिर उसको ये दो पार्ट होता है कि एज पर न्यू अमेंडमेंट कि उसको ये अरेस्टेबल है या अरेस्टेबल नहीं है। अगर वो उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन अगर लेस देन 3 इयर्स है तो उसको अरेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है, अरेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है। इसलिए मैक्सिमम टाइम में पुलिस और पब्लिक में क्लैशेस इसीलिए होते हैं कि अगर आपका केस रजिस्टर हो गया है और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही है, केस सिंपल होता है 323 सेक्शन का, छोटा सा मारपीट या हानामारी का, और उसमें हम चाहते हैं कि पुलिस उसको इमीडिएट जाके अरेस्ट करे। बट टेक्निकली उसका पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा नहीं है, तो हम विदाउट रीजन हम उसको जाके अरेस्ट नहीं कर सकते। तो जो हीनस क्राइम्स है जिसका पनिशमेंट मोर देन 3 इयर्स है, उसमें पुलिस जाके उसको अरेस्ट कर सकती है। तो उस अरेस्ट करने के बाद एक्चुअली पुलिस और पब्लिक का जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो जहाँ क्लैश होने का ज्यादा चांस होता है, वो होता है उसी केस में जिसमें अरेस्ट है। तो उस अरेस्ट में अगर आपको अरेस्ट करना है तो हम अरेस्ट तो कर सकते हैं, बट इसी में इसी का कॉन्स्टिट्यूशन का कनेक्शन आ जाता है। बिकॉज दो यू आर द ऑफेंडर, though you are the accused person, but you also have some certain rights which are provided by the Constitution of India. तो मैं उसी का जिक्र करना चाहूंगा कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी कैसा यूज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी आपका सामने कैसा के दायरे में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हमको कैसा खुद को प्रोटेक्ट करना है। So I'll go with that, the rights of arrest, rights of an arrested person in India under the provisions of Constitution. तो जैसे ही आप अरेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें पहले जो सेक्शन सामने आता है that is Article 21. Article 21 of the Constitution of India that gives the right to every person that no human shall be denied of his rights of life and personal liberty except if established by law. That means जो प्रोसेस इस्टेब्लिश किया है अरेस्ट का, उस अरेस्ट का प्रोसेस बिना फॉलो किए हुए हम किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते। एंड वो प्रोसेस क्या है? दैट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वो प्रोसेस एक लॉ की तरफ से उसको इस्टेब्लिश किया है that the process must be fair, clear and not arbitrary or oppressive. ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर। जब अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो मुझे अरेस्ट क्यों करना है ये मुझे पता होना चाहिए। आई शुड रिकॉर्ड दैट रीजंस कि व्हाई दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड, एंड जो अरेस्ट होने वाला है उसको भी पता होना चाहिए कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। तो ये राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो आर्टिकल 21 है इसका बहुत बड़ा अहम रोल है आपके अरेस्ट में। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन और पुलिसिंग साथ साथ में जाता है। तो आपको उसमें क्या राइट्स है? तो उसमें राइट्स है, द अरेस्टेड पर्सन का राइट्स है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अंडर आर्टिकल 22(1). अंडर आर्टिकल 22(1) में आपको आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है उसका रीजन जानना आपका हक है, और उस पुलिस ऑफिसर को आपको उसका रीजन देना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। ठीक है।
बिकॉज जो सेक्शन 50 है, जैसा कि आर्टिकल 22(1) उसमें जो ग्राउंड बताना हमको जरूरी है, वही उसका प्रोविजन जो है, जो सीआरपीसी है, जो हमको प्रोसीजर बताता है कि हर चीज का, उस सेक्शन 50 में लिखा गया है सीआरपीसी के, every police official with authority to arrest someone without a warrant must inform the person getting arrested about the crime for which he is arrested and other relevant grounds for the arrest. This is the duty of the police official, which he cannot refuse. So this is a very direct connection between the Article 22 and Section 50 of the CRPC. मगर अगर मुझे किसी को भी अरेस्ट करना है, so I can't arrest directly without informing the person of the ground of arrest and the reason for arrest. Then Section 50A of CRPC, again it says that it makes it compulsory for the person or police official arresting a person to inform the arrest to any of his relatives. उसको तो बताना ही है, पर उसके रिलेटिव्स को भी बताना है, और इवन फ्रेंड्स हु मे हैव इंटरेस्टेड इन द सेम. उस पर्सन से जो भी कनेक्टेड है, उस पर्सन को, उसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट इट इज मैंडेटरी to inform these persons who are interested in that arrested person that why he has been arrested and where he has been kept. Then Section 55 of CRPC also says that in situations where the police officer authorities is juniors to the arrest a person without a warrant, the junior official must notify the arrested person of the order of the delegation that is given, which must also mention the crime and the grounds of the arrest. तो इफ आई एम अ सीनियर ऑफिसर, अगर मैं किसी को डेलीगेट कर रहा हूँ कि किसी को अरेस्ट करना है, उसको भी मुझे बताना है कि व्हाई ही हैज टू बी अरेस्टेड. सो दिस आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस reflected in the CRPC or reflected in our procedure to arrest the person. Section 75 of the CRPC says the police official executing the warrant must notify the substance to the arrested person and furnish the warrant of the arrest when required. अगर मैं वारंट के साथ अरेस्ट कर रहा हूँ, तो आई हैव टू substantiate that warrant, and I must furnish the details of that warrant to the arrested person, so why I am arresting that person. That means you can see that this liberty, right to know the grounds of arrest under 22(1) of the Constitution, this is the basis of the law, basis for the law. So under that, all the CRPC provisions, Section 50, Section 50A, Section 55, and Section 75, that procedure is established according to the Constitution, and then only will be the police officer will be arrested to that person. Again, the constitutional provision under Section Article 22(2), it gives the right, or it provides the provision to go further to the police, that right to be produced before the magistrate without unnecessary delay. Means police officials cannot arrest the person and keep in the locker for long. There is a time period within 24 hours. Within 24 hours, that person has to be produced before the magistrate. That is the provision under 22, because Constitution gives the right to liberty of that person and right to live, and that has been protected under the law, and that is the procedure, the CRPC, which is the basis for any procedure to the police, and this Article 22 takes care of that. In the same way, in the Section 55 of the CRPC, it is mentioned that police official is making an arrest without a warrant, then he must produce the person arrested without any unnecessary delay before the magistrate with jurisdiction, or before a police officer in charge of the police station, depending upon the condition of the arrest. तो इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट इसमें ये आपको ये बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लाइफ का ख्याल रखता है. उसमें बहुत सारे प्रोविजंस है
तो हर एक चीज, जो पुलिस हो या बाकी भी कुछ बाकी भी डिपार्टमेंट्स हो, हर चीज में कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट होता है, जिसके वजह से वी हैव बीन टोटली अंडर प्रोटेक्शन एंड वी नीड नॉट टू वरी दैट बिकॉज नो एजेंसी कैन हैंडल यू against the spirit of the constitution. That is the power of constitution. Even 76 of the section CRPC state that arrested person must be produced in the court within 24 hours of his arrest. That is mandatory. Then also it is there right to be released on the bail. Right to be released on the bail because that takes care of the liberty of the person. Section 50 bracket 2 takes care of that. CRPC provides that the arrested person has the right to get released on bail by making arrangement for the sureties or just inform him of his right when arrested without warrant for an offense other than non-cognizable offense. तो इस केस में आपको बेल पे जाना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ. सो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोटेक्ट किया है और वही कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजंस है वो हमारे सीआरपीसी में रिफ्लेक्ट होता है. देन यू हैव द राइट टू फेयर एंड जस्ट ट्रायल. जो ट्रायल होता है कोर्ट में वो फेयर एंड जस्ट है या नहीं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन दिया हुआ है. So there is a legal provision regarding the right to a fair and just trial can be extracted from the Indian Constitution as well as a lot of Supreme Court and High Court judgments, since no specified law has been stipulated in this regards. जो हमारे टाइम एंड अगेन फंडामेंटल राइट्स या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट से इस्टेब्लिश किए गए हैं, उसमें अंडर 22 ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी उसमें से ड्रॉ किया गया है, जिसमें से आपको राइट टू गेट अ फेयर एंड जस्ट ट्रायल ये भी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट बनाया गया है. जैसे कि आर्टिकल 14 of the Constitution of India says that every individual is equal before the law, which means that all the sides of legal disputes must be treated equally. हम हर चीज में तो बाकी इक्वालिटी का हम बात करते हैं, बट इवन कानून के सामने भी कोई गरीब हो या श्रीमंत, गरीब हो या अमीर हो, या क्रिमिनल हो या नॉन क्रिमिनल हो, जो भी है, एक बार तुम कानून के सामने आ गए तो इस्टेब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ, द इस्टेब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरीवन. नो वन कैन बी द अबव और बिलो द लॉ. द लॉ इज इक्वल टू ऑल. ये भी राइट हमको कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से. सो आप देख रहे हैं कि हर चीज में कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए ही पुलिस का प्रोसीजर या पुलिस के कानून जो है, हमारे जो मेजर लॉज है, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, इंडियन एविडेंस एक्ट हो, ये सभी को बनाया गया है. इसलिए दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिस टू ऑल, दिस मच वी कैन से इट. हाँ, इसमें हमको ये भी मिल जाता है कि राइट टू कंसल्ट अ लॉयर. दिस इज ऑल राइट because everyone is not expert in their in the law. No one is knowledgeable about the law. So हमको अगर लॉ से हेल्प लेनी है, so it is our constitutional right to get a lawyer. जैसे कि आर्टिकल 22(1) में बताया गया है, Indian Constitution provides that every arrested person has the right to choose and elect his own lawyer to defend him in the court of law for whatever crime he may or may not have committed. Because हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना क्लियर है कि जब तक कोर्ट आपको दोषी नहीं मानता है, जब तक कोर्ट आपको इस्टेब्लिश नहीं करता है कि आप क्रिमिनल हो, तब तक आपको क्रिमिनल कोई भी नहीं मानता है. क्रिमिनल मानने का जरूरत नहीं होता है, बिकॉज देयर इज अ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. सो उस प्रोसीजर के हिसाब से ही हमको चलना होता है, सो दैट टिल द टाइम कोर्ट डिक्लेयर्स यू आर क्रिमिनल, you will be given ample of opportunities. बहुत सारा आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि you establish yourself innocent. जब तक हम कानून के नजर में, जब तक कोर्ट की नजर में आप
क्रिमिनल नहीं बनते फाइनल जजमेंट के तौर पे, तब तक हम इनोसेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी मानता है, जिसके चलते आपको सेक्शन 41D ऑफ सीआरपीसी, इसमें प्रोविजंस है, दिस अलाउज प्रिजनर्स टू बी एबल टू कंसल्ट विद देयर लॉयर इवन ड्यूरिंग देयर इंटरेक्शन। आप किसी भी लेवल पे आप अगर अरेस्ट है तो आपको लॉयर का या नॉलेजेबल पर्सन का राइट उसका हेल्प लेना, मदद लेना आपका पूरा हक है, और आपको यह हक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जैसे कि 303 सीआरपीसी में बताया गया है, इट अलाउज एवरी अलेज्ड कन्विक्ट और क्रिमिनल the right to be defended by a lawyer of his choice, even if the criminal proceedings against him have already begun. किसी भी स्टेज पे आप बोलेंगे कि मुझे लॉयर चाहिए, नो वन कैन डिनाई इट। कोर्ट भी आपको मिडल में भी, ट्रायल की मिडल में बोलते हैं कि नहीं, अभी मैं खुद डिफेंड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे लॉयर चाहिए, लॉयर विल बी प्रोवाइडेड। अभी तो रिसेंट अमेंडमेंट्स यहाँ तक आया है कि अगर आपको कोई लॉयर नहीं मिल रहा है तो पर्सनली कोर्ट की तरफ से आपको लॉयर प्रोवाइड किया जाता है, और उस लॉयर को आपको डिफेंड करना मैंडेटरी रहता है। सो दैट मच लिबर्टी इज गिवन, बिकॉज यू विल बी गिवन हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव यू इनोसेंट। उसके बाद भी अगर इनोसेंट आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, देन ओनली विल बी पनिश। दिस मच लिबरल लॉज इन आवर इंडिया आर देयर बिकॉज वी वैल्यू द पर्सन्स लिबर्टी। आर्टिकल 21 एंड 22 जो लिबर्टी को प्रमोट करता है, सो उस लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए वह सभी तरह से हमको ऑप्शंस दिए गए हैं। आप देखते हैं कि लोअर ट्रायल कोर्ट में आपको पनिशमेंट होता है, फिर हम हायर कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट के बाद भी हमको प्रेसिडेंट के पास जाने तक का हमको राइट्स है। सो दैट मीन्स यू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू प्रूव इनोसेंट, एंड आपको अगर लग गया कि अभी मैं इनोसेंट नहीं हूँ, किसी भी स्टेज पे आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो पा रहे, देन ओनली यू बी पनिश। ये हमारा इंडियन लीगल सिस्टम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल का अगर आप कोई गरीब है और आपको लॉयर अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, यू कैन अप्लाई फॉर फ्री लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड। ये भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमको दिया गया है रिसेंट जजमेंट से, और उसमें अमेंडमेंट करके आर्टिकल 39A में उसका प्रोविजन अभी डाला गया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कि वी हैव द राइट टू गेट फ्री लीगल एड। The government in an effort towards securing justice constituted Article 39A to provide free legal aid to people in need. The same right was reaffirmed in the dispute of Khatri versus Bihar, where the court held that the state must provide free legal aid to the poverty-stricken accused person. The same right to the legal aid is provided at the first instant of production of the accused before the magistrate in the court. So this much care we always takes. आपको अगर लॉयर अफोर्ड नहीं होता है तो यू मस्ट से बिफोर द मैजिस्ट्रेट यू नीड अ फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड इज गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, and it is given under section 304 CRPC. The same provision is reflected. It provides a very significant right to every accused who is set to appear before a session court to appoint him a lawyer totally free of cost at the expense of the state. The court may appoint him a representing lawyer if the accused person has not means to appoint himself a lawyer for his case then. So आपको ये भी प्रोविजन आपको पता चल गया होगा कि अगर आपके अगेंस्ट में एफआईआर है, आपको अरेस्ट किया गया है, तो अरेस्ट करना भी इतना इजी नहीं होता है। अरेस्ट करने के बाद ऑल द फॉर्मेलिटीज हैव टू बी फॉलोड, जैसे कि आपको इन्फॉर्म करना है आपको क्यों अरेस्ट किया गया है,
आपको रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना है, विदिन 24 आवर्स कोर्ट में उसको प्रेजेंट करना है, आपके पास लॉयर नहीं तो लॉयर का भी प्रोविजन करना है। सो ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं, all these are the part of constitutional scheme to protect the liberty of the individual. So that's what our constitution is great. आपको समझ में आता होगा कि इतने अप्स डाउन्स होने के बाद भी, इतना क्रिटिसाइज होने के बाद भी हमारा इंडिया इंटैक्ट है, because India takes care of the interest of each and everyone, and India means the Constitution of India. Everything goes through the Constitution of India. This is the scheme of Constitution, and वो Constitutional scheme policing के लिए भी अप्लाई होती है। जस्ट मैंने एक लाइन ले लिया, दैट इज अ राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, तो उसमें भी आप देखते होंगे कि आपको हर जगह आपको कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आता हुआ दिखाई देता होगा। दैट इज बिकॉज ऑफ लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिबर्टी को कैसा प्रोटेक्ट किया जाना है, पनिशमेंट तो करना ही है हमको, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो रखना ही है, पर उसके बावजूद भी हम ये कभी नहीं निगलेक्ट कर सकते कि पर्सनल लिबर्टी उस आदमी की, उस इंसान की प्रोटेक्ट होना चाहिए। पर्सनल लिबर्टी सबसे ऊपर है और उसके बाद आपका पनिशमेंट आ जाता है। अभी छोटे मोटे तो बहुत सारे राइट्स है, ठीक है, जैसे कि राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर, सेक्शन 54 ऑफ द सीआरपीसी दैट प्रोवाइड्स दैट आप जैसे अरेस्ट करेंगे, हमारा पहला दायित्व तो होता है कि आपको पहले मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो राइट इज गिवन अंडर दिस। सो इफ आई गो थ्रू दिस, सो देयर इज n number of things you'll be finding that कि अरेस्टेड पर्सन्स के कितने राइट्स है और उस राइट्स को किसने प्रोटेक्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इसी के चलते मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि हर चीज़ को, चाहे पुलिसिंग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डेवलपमेंट हो, हर चीज़ में, और चाहे पर्सनल राइट्स हो, हर चीज़ में आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसी का बेसिस है और उस बेसिस से ही ये पुलिसिंग चलता है। मेरे ख्याल से आप अगर सेटिस्फाइड हो in my just short introduction and short introduction to the policing, तो आपको कुछ अगर questions है तो आप मुझे पूछ सकते हैं anytime. I'll be happy to answer your questions. Yes, Mangesh. Definitely. Thank you very much, dear friend. अभी मंच किप्पर सर ने जो भारतीय संविधान और जो सीआरपीसी है, ओके, आईपीसी, सीआरपीसी, और उसके जो सेक्शंस है उसके बारे में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। काफी सारे लोगों को पुलिसिंग या फिर पुलिस स्टेशन कहने के बाद डर लगता है, और हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो पहली बार जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, मतलब जिनका ग्रेजुएशन हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, तो उनको भी आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, 21 और 22, ये जो आर्टिकल है रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस डिटेंशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन या फिर राइट टू लिबर्टी, ये पता नहीं होते। हमारे जो मित्र मंच किप्पर साहब जो है, जो डीसीपी है पिंपरी चिंचवड़ में जोन 1 के, उन्होंने बहुत सरल शब्दों में आपके सामने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हमारे जो राइट्स है उसका लिंक सीआरपीसी से करके आपके राइट्स कितने महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान ने दिए हुए, और फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की उन्होंने बात की। फिर उसके बाद जो लेस देन 3 इयर्स की जो पनिशमेंट है, जिसमें अगर लेस देन 3 इयर्स की अगर पनिशमेंट रहती है तो अरेस्ट करने का उतनी आवश्यकता नहीं होती, वो बात उन्होंने कही। और जहाँ पे उन्होंने कहा है कि पुलिस और पब्लिक में वही कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि काफी बार लोग आग्रह करते हैं कि भाई इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया, और एफआईआर क्या चीज होती है इसके बारे में भी लोगों का कंफ्यूजन होता है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस है, दखल पात्र गुनाह है, तो फिर उसका कन्वर्जन वो एफआईआर में किया जाता है। सो ऐसी काफी सारी जो बातें हैं, या फिर एंटायर उन्होंने पुलिसिंग बताई कि सेंट्रल और स्टेट के क्या रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू पुलिसिंग, फिर स्टेट का किस तरह से एक इम्पोर्टेंस है उसमें, और फिर बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडीज है जैसे सीबीआई है,
एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हमारे एक मित्र जो है, जो सेम बैच में विक्रम खलाटे जो है हमारे, वो एनआईए में है अभी पोस्टेड मुंबई में। तो और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में उन्होंने बताया शुरुआत में, 7th शेड्यूल का उन्होंने रेफरेंस दिया, और काफी सारी जो बातें हैं रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ these citizen of India, okay, with respect to any kind of crime, or with respect to their personal liberties, with respect to their fundamental rights, वो भारतीय संविधान से किस तरह से आते हैं, और भारतीय संविधान किस तरह से भारत के लोगों को इंटैक्ट करके रखता है, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और मैं यहाँ पे हमारे जो मानकर सर, तुम्हें आहात का? हेलो डॉक्टर किशोर मानकर सर। ओके, सो अभी मानकर सर जस्ट मेरे ख्याल से आके ये के, सो anybody is having any question, so आप yes sir, हाँ बोलिए। yes sir, सर एक्चुअली क्वेश्चन मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए कि आफ्टर व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अर्नब गोस्वामी, एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन behind the contradictory statement or controversy from Supreme Court in this particular case? Actually, your question is good, but since the case is under trial, yes, under investigation, I can't comment on that. But basically, generally यही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होने का रीजन एक तो लैक ऑफ नॉलेज पब्लिक का और पुलिस के बारे में। कभी भी पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो डेफिनेटली उसका अगर ग्राउंड है अरेस्ट करने का तभी वो कर सकती है, बिकॉज पुलिस खाली आपको ही आंसरेबल नहीं है, वी आर आंसरेबल टू द कोर्ट आल्सो। तो कोर्ट अगर हम किसी को भी अरेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली पहले हमको पनिश करेगी, हमको क्वेश्चन करेगी, तो हम किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो तुम पर्टिकुलर केस बोल रहे हो उसका एक उसका अलग रेफरेंस हो सकता है, बट जनरल अरेस्ट में अगर पुलिस जा रही है सो देयर इज अ रीजन। तो आप उसमें देखते होंगे कि कोर्ट ने उसको क्या बोला है क्या नहीं बोला है, उस पार्ट ऑफ जब तक पूरा केस कंप्लीट नहीं होता है तब तो उसको कमेंट करना मेरे लेवल पे ठीक नहीं होगा, इंटरफेरेंस। बट जनरली कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से होता है कि हमको पता नहीं होता है, और जब हर चीज का एक डिस्क्रिशनरी इंटरप्रिटेशन हो जाता है। अगर मैं किस चीज को इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो मेरा कानून अंडरस्टैंड करने का कुछ थोड़ा बहुत अलग तरीका हो सकता है, तो इसलिए आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके इंटरप्रिटेशन मिलते हैं। सो दैट इज एवरीवेयर मींस आप देख सकते हैं कि जो केस ट्रायल कोर्ट में उसको अगर कैपिटल पनिशमेंट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में वो छूट जाता है। ठीक है, अगर एक कोर्ट पे पनिश दिया तो उस दूसरे में छूट जाता है, तीसरे में उसको फिर पनिशमेंट दिया जाता है, चौथे में फिर छूट जाता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इसमें हम किसी को राइट या किसी को रॉन्ग करने का हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सो दैट कुड बी द रीजन कि हमारे बीच में कंफ्यूजन क्यों है। थैंक यू सो मच सर। यस यस सर हेलो। हाँ सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे एफआईआर लॉन्च करना उसके ग्राउंड्स क्या होते हैं और एक सिंपल कंप्लेंट लॉन्च करना पुलिस स्टेशन में, उसके डिफरेंस, ये दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? हाँ, जब आपका कंप्लेंट आता है सो दैट मीन्स द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पुलिस ऑफिसर के साथ जब आप कंप्लेंट लेके जाओगे तो पुलिस ऑफिसर को ये डिस्क्रिशन है कि उसको देखने के बाद he will convert that, he will see that whether that complaint is cognizable or non cognizable। अब इतना तो बारीकी से आपको नहीं बता पाएंगे हम कि कॉग्निजेबल क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल। अगर हमारे आईपीसी के जितने भी सेक्शंस है उस सेक्शंस के दायरे में अगर वो तो आपका कंप्लेंट है और उसको हमको लगता है कि ये क्राइम उस सेक्शन के दायरे में हुआ है, सो दैट विल बिकम द कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस बनने के बाद उसको एफआईआर में कन्वर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हमको उसको अगर मार्क किया गया कॉग्निजेबल ऑफेंस को तो फिर उसको इट विल बी टर्न इनटू एफआईआर।
फिर एफआईआर होने के बाद वो कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको आगे क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है उसमें वो एंटर हो जाता है। नॉन कॉग्निजेबल अगर है तो उसको उसका इंक्वायरी करके उसमें जो भी है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने लाके तो उसका एक नॉन एफआईआर जो प्रोसिक्यूशन है उसका प्रोसेस हो जाता है। वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नहीं आता है वो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। I want to ask a question. Yes. So, Yes. sir, this question is actually related to National Crime Records Bureau. So, we are maintaining the statistics in National Crime Record Bureau. So, sir, can you please throw some light on that National Crime Record? ये मतलब होता कैसे, statistics develop, maintain कैसा मतलब रहता है? Yes. Right. So it is a national agency. जैसा मैंने सेंटर और स्टेट का रिलेशन बताया, तो ये भी एक फेडरल सिस्टम में स्ट्रक्चर में यही पार्ट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये सेंट्रल एजेंसी है जो सभी स्टेट का जो क्राइम रिकॉर्ड है वो वहाँ मेंटेन किया जाता है। सेम उसी पे स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी होता है और डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी होता है। तो डिस्ट्रिक्ट अगदी थोडंसंच आहे तो बाकी चंदी माइक म्यूट करा प्लीज। डिस्ट्रिक्ट एक हर चीज का एक यूनिट है, बेसिक यूनिट। तो डिस्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन स्टेट पे जाती है, स्टेट से इंफॉर्मेशन आपको नेशनल लेवल पे जाती है और उसका सभी कंपाइलेंस करके कंपाइल करके उसका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक आपका स्टैटिस्टिक बनाता है और उसी स्टैटिस्टिक को क्राइम कम हुआ ज्यादा हुआ, उसका कन्विक्शन रेट कम है ज्यादा है, कौन से हेड में ज्यादा है कौन से हेड में कम है, वो एनालिसिस करके बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट स्टेट को देता है कि तुम्हारा स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर क्राइम रिकॉर्ड कैसा चल रहा है और उसके ऊपर आपको क्या काम करने की जरूरत है। सो दिस इज अ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट व्हिच हेल्प्स टू द स्टेट। Thank you, sir. Sir, actually, if we want any information from this crime bureau, so statistically information हम लोग application करके ले सकते हैं सर? इंडिविजुअल लेवल में, ग्रुप लेवल में, कलेक्टिव लेवल में, या कोई एक पर्टिकुलर इंसान के? No, actually this is a national institutes. They publish the statistical data, ठीक है, and that data comes from the district, the basic unit that is called district. तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन अगर वो नेशनल लेवल पे गई है, so that is just secondary statistics. वो स्टैटिस्टिक उनके पास जाता है, वो कंपाइल करते हैं, तो वो हर जितना भी स्टैटिस्टिक उनके पास आता है वो ऑफिशियली पब्लिश करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वो पब्लिकेशन में मिल जाएगा। रही बात आपको जो स्टैटिस्टिक चाहिए, तो आपको जो स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक चाहिए तो यू हैव टू स्टार्ट विद द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। तो स्टेट आपको वही इंफॉर्मेशन देगा जो सेंट्रल लेवल पे आपको वहाँ भेजा गया है। सो दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक यूनिट। नेशनल यूनिट पे आई एम नॉट श्योर, ठीक है, पर आप डायरेक्टली जाओगे तो आपको मिलेगा नहीं, आई एम नॉट श्योर, वहां से मिलने का कोई चांस नहीं, बिकॉज दैट इज जस्ट देयर इज अ इंस्टीट्यूशन व्हिच इज जस्ट कलेक्टिंग द डेटा, बट सोर्स ऑफ डेटा इज द स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आई हैव वन क्वेश्चन। Our next speaker, Dr. Kishore Mankar sir, they have joined. Sir, तुम्ही ऑन करा वीडियो एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन जो है, जो बेसिक क्वेश्चन की, वो मेरे मित्र जो है मंचेकिप्पर साहब उन्होंने यहाँ पे दी है। और सिंस आप देख रहे हैं कि मंचेकिप्पर साहब ने उनके ऑफिस से वो अभी मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रही है। लाइक इट्स इम्पोर्टेंट टू रिलीव हिम। उनको अभी हमें मतलब ये करना होगा क्योंकि पुलिसिंग में, और मैं इसीलिए मेरे काफी सारे जो मेरे बैचमेट्स है, मेरे जो इवन स्टूडेंट भी है, मैं कभी प्रवीण मुंडे को भी ये नहीं करता हूँ कि अरे भाई तू आ और लेक्चर दे, क्योंकि मुझे पता है कि पुलिसिंग में काफी सारा प्रेशर होता है, टेंशन होता है। एक बार आपको आईएएस मिल जाएंगे लेकिन आईपीएस लोगों को पकड़ना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो कंसिडरिंग हिज टाइम कंस्टेंट आल्सो and a very valuable time. One minute, Mangesh, 1 minute. There are many people are giving placing the questions.
So please take my WhatsApp number. You can just WhatsApp me your questions. So compile करके मैं बता दूंगा आपको. 961-22-777-30. I will repeat the number 961-22-777-30. आपका कोई क्वेरी है तो मुझे जस्ट व्हाट्सएप में I'll try to answer it. And thank you Mangesh, you have provided me a good opportunity. Thanks dear. बहुत अच्छे लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला. और मानकर सर वेलकम. Thank you very much. Dr. Kishore Mankar sir, welcome. Dr. Kishore Mankar sir is a conservator of forest. 2004-5 के बैच के Dr. Mankar sir है. I will take a leave. Okay. Yes. Thank you very much. Mangesh, I will take a leave. Thank you. Yes. Thank you very much, dear. Thanks a lot. Thank you, sir.